अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पिछले दिनों हुकूमत ने यह हमें बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया, 7 रुपये का इजाफा किया गया, इससे ज़्यादा का इजाफा किया गया और इसको हुकूमत ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। और उस दिन हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये इजाफा दरअसल बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों की वजह से हुआ है और वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी इसे एक्सेप्ट किया कि आने वाले दिनों में जो तेल की कीमतों में कमी है, जो बाद में ज़्यादा हुई, उसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचेगा। लिहाजा ये जो तेल की कीमतों में कमी थी, हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन इसमें ज़्यादा अमल था बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का। आज हुकूमत ने बताया, वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया कि PIA 21 साल के बाद पहली मरतबा मुनाफे में आ गई है। खालिस मुनाफा 2 अरब रुपए से ज़्यादा का PIA ने हासिल किया और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल PIA मुनाफे में आई। लेकिन यहाँ पर भी एक टेक्निकल वजह इसकी मौजूद है जो हुकूमत ने पूरी तरीके से हमें नहीं बताई। हुआ यह था कि जब PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ तो पता चला कि PIA पर कर्जा बहुत ज़्यादा है। लिहाजा फिर एक तरीका इख्तियार किया गया कि PIA की 2 कंपनियाँ बना दी गई। ऑपरेशनल जो विंग था, जो प्रॉफिट में था, उसको अलग कर दिया गया और वो तमाम महकमे जो नुकसान में जा रहे थे वो अलग कर दिए गए और हुकूमत ने PIA का तमाम खसारा अपने ज़िम्मे ले लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि टेक्निकल बुनियादों पर PIA मुनाफे में आ गई है। लेकिन 21 साल पहले जब PIA मुनाफे में आई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वाक़यतन जो PIA का खसारा था वो कम हुआ था और उसके बाद PIA मुनाफे में आई थी। इस दफ़ा भी हुकूमत हमें पूरी बात नहीं बता रही है। हुकूमत एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन असल हकीकत क्या है, अगर उस पर हम नज़र डालें तो उसका अंदाज़ा, एक इशारिया हमारे पास मौजूद है और वो है पाकिस्तान के कर्ज़े। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं 2022 से 2025 तक इसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। 2022 में, जून 2022 में पाकिस्तान का जो कर्ज़ा था वो 59.7 ट्रिलियन रुपए था, जो कि बढ़कर अब 74.6 ट्रिलियन रुपए तक हो गया है जून 2024 तक। क्या ये मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ। इसी तरह जो मजमूई कर्ज़ा था उसमें 14.9 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक पाकिस्तानी के ऊपर तो एक पाकिस्तानी अब तक 62,083 रुपीज़ यानी 62,083 रुपए का मज़ीद मकरूज़ हुआ है, जिसका सादा सा मतलब ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं। हालात इस हद तक तो ज़रूर बेहतर हैं कि महंगाई जिस शरह से बढ़ रही थी उस तरह से नहीं बढ़ रही, लेकिन जो हुकूमत ये बता रही है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ़ कराऊँ, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। सर बहुत शुक्रिया आपका। नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब नुमाइंदगी करेंगे तहरीक इंसाफ की और कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन क्विकली ज़िशान मर्चेंट साहब जो कि एक माहिर टैक्स उमूर हैं और मईशतदान हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि चाहे वो हुकूमत की तरफ से ये कहना हो कि हमने तेल की प्राइसेस कम कर दी, तो इसमें हुकूमती कोशिशें कितनी हैं और बैनुल-अक़वामी मार्केट में ऑयल प्राइसेस का कितना अमल दखल है, या ये PIA की में जो खालिस मुनाफे की बात हो रही है कि मुनाफा हासिल कर लिया, तो ये टेक्निकल बुनियादों पर मुनाफा हासिल किया है या वाक़यतन PIA जैसे पहले 21 साल पहले उसने मुनाफा हासिल किया था वैसे ही मुनाफा इस दफ़ा भी हासिल किया है। बहुत शुक्रिया ज़िशान मर्चेंट साहब। फरमाइएगा, ये हुकूमत मुसलसल अच्छी खबरें सुना रही है, हर पाकिस्तानी अच्छी खबरें सुनना चाहता है और खुश होता है, लेकिन पूरा सच बोलना चाहिए। क्या ये पूरा सच है जो हुकूमत ने बयान किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में। देखें, ये जो खबर आज गर्दिश कर रही है कि PIA को जो है 21 साल बाद प्रॉफिट हुआ है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो 2-3 है। अगर हम उसको डिस्कस कर लें, एक तो ये कि आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन की बहुत कोशिशें हो रही थी और इसमें पिछले कुछ अरसे में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो PIA का तकरीबन 80% से ज्यादा लोन जो PIA को पेबल था वो अपने जिम्मे ले लिया। यानी तकरीबन 698 बिलियन रुपीज जो है जो वाजिबुल अदा था PIA के जिम्मे, अब वो PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा नहीं है और अब वो जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। तो वो एक पॉकेट से निकल कर कर्जा दूसरे पॉकेट में चला गया। उससे हुआ ये है कि जो PIA का जो
बहुत बड़ा खर्चा होता था वो सूद की फीसद में होता था, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो पिछले साल देखे तो 56 बिलियन से ज्यादा है। तो ये जो एक स्पेशल ऑडिट हुआ था 30 सितंबर में, तो एक अगर आप उसको एक अंदाजा लगाएं तो मेजॉरिटी जो एक्सपेंस हो रहा था पीआईए का वो कर्जे की मद में हो रहा था, तो जब वो और उसके सूद के मद पे पेमेंट में हो रहा था, तो जब सूद आपका खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया। फिर इसके साथ साथ कुछ चीजें जो जिसको ये मानना पड़ेगा कि कुछ जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ये आई है कि नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स जो थे पीआईए ने उसको बंद कर दिया। लाइक फॉर इंस्टेंस जो पीआईए की इस्लामाबाद से बीजिंग फ्लाइट जाती थी और बीजिंग से टोक्यो जाती थी, तो बीजिंग से टोक्यो तो कोई भी नहीं जाता था हमारी फ्लाइट में, तो उस रूट को बंद कर दिया गया। इसी तरीके से एक जमाने में पीआईए में कोई 18,000 मुलाजमीन होते थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 अब 60,000 मुलाजमीन रह गए हैं, क्योंकि वैसे भी अभी भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा जब गौर करते हैं तो यकीनन उससे जो इनके खर्चे हैं इस साल में अब आपको नजर आ रहे हैं कि वो खर्चे काफी हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि तनख्वाहें कम देनी पड़ रही हैं, आपको जो है पेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। दूसरी चीजों को भी देखें, कुछ रूट्स बंद करने से जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही थी वो कॉस्ट कम हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्या बगैर प्राइवेटाइजेशन के पीआईए हम चला सकते हैं या अब भी प्राइवेटाइजेशन करनी ही होगी? देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की कोशिश तो इस वक्त यही होगी कि चूंकि अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया, इस वक्त तकरीबन 12% इन्होंने प्रॉफिट शो किया है, और इस वक्त अगर आज आप देखें तो तकरीबन इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत जमाने के बाद 5 रुपए जो है वो फायदे में आया है। और आज स्टॉक मार्केट में सारे प्राइसेस जो थे वो नीचे की तरफ से, लेकिन पीआईए का शेयर ऊपर था। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत दोबारा से गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसको जो है अब जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ उनकी एक मूव थी उस पर दोबारा से आया जाए, और यकीनन इन्वेस्टर्स का भी जो है अब इंटरेस्ट इसकी तरफ शो होगा, कि जो एक अच्छी बात है कि एक आपकी जो इदारा पर जो अब लॉसेज हो रहे थे कम से कम वो फायदे में आ गया, जो ब्लीडिंग हो रही थी बिल्कुल सही, बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मर्चेंट साहब। बिल्कुल की इसमें अपनी कोशिश जरूर मौजूद है, लेकिन दिल्ली हुनूस दूरस्त। राना एहसान अफजल साहब, क्या ये वाकयातन इतनी बड़ी कामयाबी है कि वजीर आज़म ने इसको ट्वीट करके बयान किया है, और तेल की प्राइसेस में भी हमने देखा, इधर भी देखा, तो ये इकॉनमी की तरफ एक बेहतर इकॉनमी की तरफ सफ़र तो ज़रूर है, लेकिन क्या वाकयातन हम टेक ऑफ पोजीशन में आ गए, बल्कि टेक ऑफ कर चुके हैं जैसा वजीर आज़म साहब फरमा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी ज़ीशान मर्चेंट साहब ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पीआईए की प्रॉफिटेबिलिटी में वर्कफोर्स रिडक्शन जो कि 30% की गई उसका एक बड़ा किरदार है। रूट रैशनलाइजेशन की गई, जो इतने ऐसे रूट्स थे जो ठीक नहीं चल रहे थे उनको ख़त्म किया गया। फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन की गई, जो ऐसे जहाज़ थे जिन पे मेंटेनेंस ज़्यादा थी उनको रिप्लेस किया गया। फिर ओवरहेड रिडक्शन हुई, उसमें तेल इंटरनेशनल ईंधन की कमी की भी वजह है, लेकिन मेजर पोर्शन इसमें बेशक जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की गई उसका भी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसने प्ले इन किया कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। देखें, आपने पूछा क्या हम अब जो है वो फ्लाइट मोड में चले गए हैं। देखें, स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें जितने भी आपके माहिर माशियात हैं वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि महंगाई की शरह, आपकी एक्सचेंज रेट, आपके रिजर्व जो हैं वो सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो ख़त्म हो गया है। और अब हमारा जो चैलेंज है, मैं इसको चैलेंज ही कहूँगा, वो ग्रोथ की तरफ जाना है, और वो ऐसे ग्रोथ मॉडल की तरफ जाना है जो सस्टेनेबल हो। तो वो बिल्कुल एक चैलेंज है, उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक तो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम समझते हैं कि आईटी सेक्टर ऐसा शोबा है जिसके अंदर फौरी तौर पे कोई हमें गेन्स मिल सकते हैं। तो हम समझते हैं हमने आईटी लेबर फोर्स को डबल करना है अगले 3 सालों में। वो प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे भी काम जारी है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो आपका इम्बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो उसके लिए हमने बिजली की कीमतों में कमी की। अभी बहुत बड़ा रिलीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो पावर के जितने भी लोग हैं जो इससे लिंक्ड हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, उन्होंने इस काविश से
इस चीज के बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं ये रिलीफ दिया, जिससे हम समझते हैं कि एक्सपोर्टर को जो है वो बेनिफिट होगा। और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है क्योंकि अभी US टैरिफ्स जो हैं वो बायस से बहस हैं दुनिया भर में, और उसके लिए भी पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है और एक डेलीगेशन US रवाना है इस वक्त, हो जाएगा अगले आने वाले 2 दिनों में। जी हाँ, आज ही मीटिंग हुई है और एक डेलीगेशन जा रहा है। बड़ा अच्छा इकदाम ये आपने उठाया है, लेकिन जो आपने एग्रीकल्चर और दीगर जो SIFC के अम्ब्रेला के नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ आपने इशारा किया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद आपकी अपनी इत्तेहादियों के सामने से की तरफ से आपके लिए मौजूद है, और वो पीपल्स पार्टी है जो कह रही है कि ये एग्रीकल्चर वाला जो मामला है इसमें कैनाल्स पर उन्होंने एक पोजीशन ले ली है। तो गबूल साहब, हुकूमत तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑयल प्राइसेस भी शायद आगे आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे, बिजली के रेट कम हो गए, PIA मुनाफे में चली गई, तो इस वक्त तो आपको सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से, लेकिन आपकी तरफ पता चल रहा है कि जी हुकूमत गिरा देंगे लेकिन हम फैसला नहीं मानेंगे, बातचीत करने कोई तैयार नहीं है आप। हालांकि वो कह रहे हैं कि आपको टेलीमेट्री सिस्टम हम लगा के दे रहे हैं, आपका पानी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं निकल रही अपने इत्तेहादियों के लिए, क्या वजह है? देखें, अब तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ये एक सेनेटर हैं और वकील भी हैं, उन्होंने क्योंकि कोर्ट को अप्रोच किया था और कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि इस कैनाल प्रोजेक्ट को रोका जाए, और हम सिंध हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो अब तो ये सब जुडिस मैटर हो गया, अब तो इसको पोलिटिसाइज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पहले ये हम कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमने शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दिए थे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे बैठने के लिए, तो डायलॉग के थ्रू तो वो नहीं लग रहा था कि बच करने जा रहे हैं, बट आई होप अब एटलीस्ट कोर्ट का फैसला वो बरकरार अपहोल्ड करेंगे। और ये जो इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये सिंध में हर रहने वाला जो शख्स है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो स्पीच की थी गड़ी खुदा बख्श में, उसमें वाजे किया कि हम जो हैं अवाम की सुनेंगे, हम किसी वफाकी हुकूमत की या किसी और हुकूमत की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम जो चाहेगी। और सिंध की अवाम ने यूनानिमसली इस चीज़ किया था, और जिस तरह से जो सेंटिमेंट्स राइज हो रहे थे सिंध की आवाम के अंदर, तो उस वजह से हमें ज़रूरत। नादिर साहब, बिल्कुल आपकी सियासी मजबूरी तो यहाँ पर है, ये इसमें से दूसरी कोई राय नहीं है। अगर ये फैसला अदालत की तरफ से वफाकी हुकूमत के यानी मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ में, पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ के हक़ में चला जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, देखें, अगेन जिस तरह बिलावल साहब के अल्फाज हैं कि जो आवाम चाहेगी वही होगा, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आवाम को लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक ज़िम्मेदारी दी है, तो वो ज़िम्मेदारी हमने पूरी करनी है। कोर्ट आई होप इस तरह का कोई फ़ैसला ना करे, बिकॉज़ फ़िलहाल तो लग यही रहा है कि जो ऑलरेडी पानी का सिचुएशन है, कराची जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। आप भी बेशक कराची में ही रहते होंगे, आपको भी पता है कि इस वक्त वैसे ही इंडस रिवर सिस्टम में पानी की शदीद शॉर्टफॉल है। तो उसके बाद ये चोलिस्तान जो कि सर आप खुद ही तो फरमा रहे हैं कि आप चले गए अदालत में, अब अदालत में चले गए तो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही है कि पीपल्स पार्टी अदालत के फैसले को मान लेगी। तो अब आवाम तो अब माइनस हो गए ना इसके अंदर। बहरहाल पानी के मामले पर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। नहीं, बिल्कुल अवाम के फैसला तो हमने हमेशा माना है, हमने अवाम की नफ़ी अदालत की नफ़ी हमने कभी भी नहीं की है। जी। अदालत का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। देखें, अगर खुदा न खास्ता ये फैसला चेंज हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, तो फिर और उसके देयर इज़ अदर रिकोर्स एज वेल, वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रोसेस होता है अपील का, बट वहाँ तक वी होप के पोजीशन सिचुएशन नहीं जाएगी और ये फिलहाल गवर्नमेंट इस होल्ड को मानेगी। चलिए, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, हुकूमत ने पहले प्राइसेस कम कर दिए, आज PIA मुनाफे में चली गई, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार, उसमें ग्रुप्स बन गए, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा ईद के बाद आप कर नहीं पाए। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन में आ रही है और तहरीक इंसाफ की पोजीशन ज़रा डामाडोल होती नज़र आ रही है। कितना इत्तेफाक करेंगे आप इस तजज़िये के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जो अभी बातें हो रही थी उसमें दो तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है जी। जो मुझे सुनने में आया है
अब मैं उसके आपको बता नहीं सकता कि क्या है, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है कि जो PIA रातों रात प्रॉफिट में गया है, उसकी एक वजह ये है कि उसके जो डेट थे उसमें पर प्रॉब्ली 75% डेट को वहां से उठा के 80% और मद में डाल दिया, उसको डिस्कस किया है अभी 80%। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। जब आप 80% मेरा कर्जा निकाल के किसी और चीज में डाल देंगे, ये आप क्यों कर रहे हैं? आप बेसिकली आप ये कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यार ये जो गलत चीज है, मतलब जो चीजें गलत तरीके से चल रही है, आप उसको डेट रिलीफ देके, या दूसरे लफ्जों में एक इंडस्ट्री का कर्जा माफ करके फिर उसको बेच रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। वो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर अभी भी है, बिल्कुल है। अब वो PIA से हटा के डाल दिया, फिर वो कर रहे हैं, और अब PIA को आप उसी कीमत पे बेचना शुरू कर देंगे जिस लिहाज से पहले कर रहे थे। लेकिन सिर्फ ये कि अब आप एक किस्म को उसको जरा अच्छे तरीके से रैप अप करके दे रहे हैं, लेकिन चीज वही गलत कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना कि जी उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो गई, उसका फलाना हो गया, रूट हो गया, क्यों गलत बात करते? नहीं मगर सर कह दे कि जी उसकी इस वजह से जो हुआ है कि हमने उसके डेट हटा दिए और उसकी वजह से प्रॉफिट आ गया, अभी भी लोगों की तादाद ज्यादा थी, बहरहाल उसमें बड़ी हद तक कमी आई है। जो गैर मुनाफा बख्श से उसको कम किया है, 30% इन्होंने लोगों को कम कर दिया है। ये तो कोशिशें अपनी जगह है। अच्छा चलें, अगर ये हल नहीं निकलता सर, तो बताइए दूसरा हल क्या था PIA को प्राइवेटाइज करने का? अभी देखिए PIA को प्राइवेटाइज करने का हल जो था ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में स्टार्ट हुआ था, दोनों स्टील मिल्स और PIA में ये था, वो यही था कि वो सारी पॉलिटिकल भर्तियां जो इन्हीं दो जमातों में 1980s में की थी और 90s में की थी, उनको रिवर्स करना था। हमारे पर जहाज के लिहाज से जितने लोग उसके अंदर एम्प्लॉय हुए उनको निकालना था, उसको एक खास हद तक लेकर आना था। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, अदरवाइज नहीं। सर वो तो फिर अदालत आ जाती है बीच में, आप कैसे कर सकते थे? पक्की नौकरियों को खत्म कैसे करते? राणा साहब वो चले जाते अदालत में। सर ये राणा साहब लंबा रास्ता था ना सर जी। सर देखिए ना, लंबा रास्ता था लेकिन सही रास्ता था, वही सही रास्ता है। ठीक है। नंबर 2, अच्छा। जो दूसरी बात जो कर रहे हैं ना राणा साहब के जी, उस जमाने में वो बैंकक्रप्ट हो रहा था पाकिस्तान, ये हो रहा था डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। अगर हम हिस्ट्री को जाके देखें तो लेट्स से हम 16 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं। अच्छा। उन 16 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 2008 से 2013 के दरमियान में उन 16 में से 11 इंडिकेटर्स माइनस में थे। उस 16 में से 2013 और 2018 के दरमियान में 9 इंडिकेटर्स माइनस में थे। 2018 से 2022 के दरमियान में 4 इंडिकेटर्स नेगेटिव में थे। आज 14 इंडिकेटर्स नेगेटिव में हैं। ठीक है। अच्छा, उसके भी चले जाए, अभी आ जाते पेट्रोल की प्राइसेस। ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में था $115 का था, आज वो $71 का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2.75 रुपए लेवी से भी कम हो गया सर, 2.25, मतलब ये ठीक है। एक मिनट है ना, इतना लेवी ले रही थी, आज के जमाने में 78 रुपीज लेवी है। ठीक है। तो अगर डॉलर इंटरनेशनल मार्केट के डॉलर का रेट और ये लेवी को लिहाज से ये कम कर दे, तो आज उसूलन अगर PTI के दौर में 150 रुपए का होना चाहिए था, पेट्रोल था 150-155 का था, तो आज उसको कम से कम 120, 130, 140 का, नहीं तो कुछ नहीं तो 150-55 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। एक ब्रेक लेना है सर, मुझे बिजली की बात आ जाती है। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद फिर यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मामला है कि एक जमाने को दूसरे जमाने से कंपेयर करना शायद दुरुस्त नहीं होगा। इंटरनेशनल हालात बदलते हैं, मुल्क के हालात बदलते हैं, यहाँ डे बाय डे तब्दीलियाँ होती हैं। असल मामला ये है कि क्या सब लोग मुल्क में इत्मीनान और सुकून से हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, जो को एग्जिस्टेंस है वो वैसी कोई सूरत हाल मौजूद है। तो असल मसला यही है कि चाहे इस वक्त PTI की हुकूमत होती तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने नहीं मानना था, इनकी हुकूमत है तो उनको नहीं मानना था, तो अपोजिशन इसी तरह से होती है। मईशत पर नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। दहशतगर्दी के मामले पर नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद साहब की। अब सवाल आपसे मेरा ये है कि ठीक है, पीआईए में जो बेहतरी है ये तो आप मानेंगे ना, इसमें टेक्निकल बुनियादों पर हमें बेहतरी नज़र आ रही है, कुछ थोड़ा बहुत काम ज़रूर आपकी हुकूमत का है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा नुमाया किस्म की चीज़ नहीं है बनिस्बत इसके कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 115 पर थे, इस वक्त कोई 64 बैरल पर डॉलर हैं। और इसी तरह से जो 2 साल में कर्जा है वो 14 ट्रिलियन का इसमें इजाफा हुआ है, हर पाकिस्तानी मजीद मकरूज हुआ है। तो ठीक है, आप जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ऑयल प्राइसेस की मद में पीआईए के खसारे के कम होने या फ़ायदे में जाने के मद में, उसको देखते हुए ये कर्जा आपने इतना सारा लिया हुआ है, फिर आप पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आप अपनी काबीना की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, काबीना का साइज़ आप बढ़ा रहे हैं, तो हुकूमती अखराजात भी तो कम होते नज़र नहीं आ रहे हमें। नहीं, देखें, सबसे पहले तो इनको मोमिन साहब ने जो बातें की ये बताना भूल गए कि 2016-17 में जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उसको रोकने में पीटीआई का बड़ा किरदार था। और जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो इनके एक वजीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में एक झूठी स्टेटमेंट दी जिससे पीआईए का दिवालिया निकल गया, जिससे यूरोप यूके के रूट्स पे बैन लग गया और आपके पायलट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला, यानी कि मुकम्मल दिवालिया इन्होंने निकाल दिया। तो इस हुकूमत ने तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि जो जिस गंद में पीआईए को फेंका था उससे उसको निकाल के अब यूरोप के रूट्स बहाल हो गए हैं, अभी यूके के रूट्स के ऊपर काम जारी है। और मैंने आपको चीजें बताई, इसमें बड़ा फैक्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मैंने उसको एडमिट किया। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि जिसके बुनियाद पे पीआईए के अंदर बेहतरी आई है और इंशाल्लाह हम दोबारा निजकारी की तरफ इसको लेके जाएंगे। और ये इदारा अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में भी है और निजकारी के ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद और तवक्को है। देखिए, जो आपने बात की डेट हमेशा जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी जो है कैलकुलेशन नहीं की जाती। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो बड़ा है, लेकिन एज अ परसेंटेज टू जीडीपी आपका डेट टू जीडीपी रेशो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, 74% से ये 67-66% पे आ गया है। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अभी प्राइमरी सरप्लस किया है, यानी कि अगर आप सूद की पेमेंट को निकाल दें तो फिस्कल डिसिप्लिन आया है, आपने अपने अखराजात और आमदन का जो फर्क है उसको बेहतर किया है। और हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए प्राइमरी सरप्लस करना एक बहुत बड़ी बात है। ये पीटीआई के किसी दौर में प्राइमरी सरप्लस नहीं था, प्राइमरी डेफिसिट था, बल्कि ये 2% पे था, एक हिस्टोरिक डेफिसिट था। तो अगर फिस्कल डिसिप्लिन अभी अपनाया गया है तो तभी हम आईएमएफ के प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, ना हम क्लेम कर रहे हैं कि बह रही हैं। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था क्योंकि जब आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत थी तो खान साहब बारूदी सुरंगें बैठा के चले गए, उसको मायदे को रद्द करके तबाह करके मुल्क को माशी दलदल में। तो अब हमने उसको निकाला है, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपने 3-4 पॉइंट उठाए। मैं आगे इस गुफ्तगू को बढ़ाता हूँ। गबूल साहब, अब ऐसी सूरत हाल में फिर मेरा वही सवाल कि तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है कि उसकी क़यादत मुसलसल जेलों के अंदर है, उसके ऊपर सख्तियाँ बदस्तूर, और ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगी है। देखिए, हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है ये मेरे कहने पे तो डिपेंड नहीं करता। आवाम के अंदर अगर खुशहाली बढ़ेगी, अगर आवाम खुश होगी, अगर आवाम बोलेगी कि वाकई में हुकूमत परफॉर्म कर रही है, तभी हम मानेंगे। इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली आवाम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खुश है। महंगाई में इतनी कोई ख़ास कमी नहीं आई है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज़रूर आई है। मैं ये अग्री करूँगा कि जिस तरह पहले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था पीटीआई की गवर्नमेंट में, वो इतना बुरा हाल तो नहीं है, बट अभी भी बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। थोड़ी बहुत इन्होंने कमी लाई है और अच्छा होता है। आप हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है? अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, हमारी हुकूमत तो नहीं है। हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है, नून लीग की है। हमारी हुकूमत सिंध में है, सिंध, और मैं सिंध गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरी सिंध की हुकूमत की बात करेंगे तो उससे तो हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। और तो मरकज़ में आप लोग हुकूमत में नहीं है? रहे हैं हम सिंध के अंदर।
मरकज़ में हम हुकूमत के अंदर बिल्कुल नहीं है। हुकूमत किसको कहते हैं? हुकूमत कहते हैं कैबिनेट को। हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। हमने शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट ज़रूर किया था, वो भी कंडीशनल वोट किया था कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जब तक वो काम करते रहेंगे हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है अगर तो इस वक्त आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वक्त ये उन पर तनकीद कर रहे हैं? देखें, इस वक्त जो आवाम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है मुल्क की। पानी की अलग किल्लत है, गैस की अलग लोड शेडिंग है। मेरा हल्का जो लियारी है वहाँ पे 16-16, 18-18 घंटे वहाँ पे बिजली नहीं मिलती लोगों को। तो आवाम अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है ज़्यादा, ठीक है, और मज़ीद परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और हम ठीक है, मोहम्मद साहब करते हैं शहबाज शरीफ साहब को बेस्ट विश करते हैं कि वो मोहम्मद साहब परफॉर्म करें। हुकूमत बड़ी पुरअज़्म भी है, पुरएतमाद भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अपने इत्तेहादी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। तो मुझे कभी लगता है कि आप जो हैं वो वर्नरेबल पोजीशन में है कि इस वक्त हुकूमत अपना तासुर बेहतर बना रही है, कि इत्तेहादियों की बात सुनता हूँ तो मैं अपने आप को ही गलत साबित पाता हूँ। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैं राना साहब की बात कर रहा था, सुन रहा था, और कबूल साहब की बात सुन रहा था। कबूल साहब ने कहा है कि उतने हालात ख़राब नहीं है, बिजली उतनी महंगी नहीं है जितनी पीटीआई के ज़माने में। पीटीआई के ज़माने में 25 रुपए का वो आपका वो आता था, आज आपकी 70 रुपए पे है, उसमें से 7 रुपए कम कर दिया है, तो केड़ा कमाल कर दिया है। आपको तकरीबन 40-45 रुपए आपने बढ़ा दिए पिछले 3 साल में। आप कहते हैं कि पहले से बेहतर है, खुदा का खौफ करें। अब आ जाती है राना साहब ने कहा है कि हम बहुत अच्छी हालत में, और उसका क्या नाम है, बहुत स्टेबिलिटी आ गई। मैं उसको छोड़ दे पीटीआई क्या कहती है। हम इंटरनेशनल जो लोग हैं जो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को वो डिफाइन करती है, ठीक है, उसमें लेट्स से मूडीज हैं, उसमें फिच है, वो सारे वो आपको बताती है, सारी चीज़ों को चेक करके बताती है कि आपकी कितनी स्टेबिलिटी है। उसको वो मुख्तलिफ रेटिंग्स देती हैं, ए से बी, सी, डी, डबल डी, ट्रिपल सी। अच्छा, ट्रिपल सी माइनस का मतलब है, ट्रिपल सी माइनस का मतलब होता है कि एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ट्रिपल सी माइनस कब था? ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन अक्टूबर नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है, और ये तकरीबन 2023 के एंड 24 के शुरू तक रहा है। ट्रिपल सी माइनस, दैट मींस एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जिसको ये कहते हैं कि तकरीबन दिवालिया होने वाला था। ये पीटीआई के दौर में नहीं था। पीटीआई जिस वक्त गई है, पीटीआई को जिस वक्त इस पोजीशन से हटाया गया था, उसमें मार्च 2022 में फिच और मूडीज ने पीटीआई को बी प्लस कहा था। बी प्लस का मतलब है स्टेबल इकोनॉमी है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। अच्छा, अब इन लोगों ने वो सारी बातें ये झूठ बोल रहे हैं। नंबर 2, मैं जरा पायलट्स की बात पे आता हूं। देखिए, मैं ये जरूर मानता हूं कि जिस तरीके से बात कही गई थी वो शायद सही तरीका नहीं था, लेकिन जो बात कही गई थी उस बात में आपके तकरीबन 850 के करीब पायलट्स थे। अच्छा, उनमें से सारे बिल्कुल गलत नहीं थे, हम भी मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि तकरीबन कोई एक सिग्निफिकेंट नंबर, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 400-500-600 पायलट्स ऐसे हैं जो उसके बाद से कभी आए नहीं है। उन्होंने ये इसके ऊपर पूरा मतलब पार्लियामेंट्री कमेटीज बैठी हैं, उसमें डिस्कस हुआ है, और वाकई उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत फेक उसके करते हैं। अभी रिसेंटली बताएं आप कि आप सोचें, नहीं ठीक है, जहाज उड़ा है और जहाज लैंड किया है और उसका टायर नहीं है। हाँ, वो प्रॉब्लम थी, ये टायर वाली भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इदारे के अंदर होनी चाहिए थी। जिस तरह बरमला वजीर दिफा ने बयान दे दिया था, उससे नुकसान तो हुआ था मुल्क को। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, राना साहब से मुझे इसके जवाबात भी लेने, तो एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने बात की पाकिस्तान की
रेटिंग के हवाले से जो बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ पाकिस्तान को देती हैं, तो पाकिस्तान जब कर्ज़ लेता है तो उसकी रेटिंग्स बेहतर हो जाती हैं, फिर हम उसे खर्च कर देते हैं तो पाकिस्तान की रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। पाकिस्तान एक बुरी पोजीशन में आके, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आकर फिर ज़्यादा टफ लोन्स लेता है तो फिर रेटिंग्स बेहतर हो जाती हैं। फिर पाकिस्तान उस पर मज़ीद कर्ज़ ले लेता है तो पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर होती हैं, फिर हम उस कर्ज़ को खर्च कर देते हैं तो फिर रेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलता चला आ रहा है। तो राना एहसान अफजल साहब, ये एक ला हासिल सी बहस है। जब तक पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चलता, पाकिस्तान की ज़राअत ग्रोथ नहीं करती, उस वक्त तक तो ये नहीं हो सकता। इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि अपोजिशन को आपको मनाना चाहिए और हालात को बेहतर बनाना चाहिए, अपने हक़ में लाना चाहिए। वो तो दूर की बात, आपके अपने इत्तेहादी आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं। नादिर कबूल साहब कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप कितनी भी कोशिशें कर लें वो बराबर तो नहीं होती। फिर देखिए, ऑपोजिशन को मनाना तो एक अलग बात है। अभी ऑपोजिशन को तो मना ले। अभी तो चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का इख्तिलाफ चल रहा है, उसके अलावा 20 इख्तिलाफ चल रहे हैं। पता नहीं है कि कौन किसके खिलाफ है, कौन गद्दार है इनकी जमात में। तो पहले तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो हमारी तरफ से तो कभी दरवाजा इनके लिए बंद नहीं हुआ ऑपोजिशन के लिए, इस चीज के बावजूद कि ये कभी भी मुज़ाकरात में बैठना चाहे भी हैं तो उनकी जाती जो है वो एजेंडा होता है, मुल्की एजेंडा तो दूर होता है। बहरहाल जो आपने हमारे इत्तेहादियों की बात की, देखें इत्तेहादियों के साथ हम राब्ते में हैं। इत्तेहादी जो हैं उनके साथ हम कोई भी इशू हो, उसके ऊपर भी अगर ये कनाल का इशू है तो मैं समझता हूँ कि इसका हल भी बैठ के ही निकलेगा। और सीसीआई का इजलास जो है जब भी बुलाया गया तो वो सोल्यूशन होगा और कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी देखें, हमने तो जो भी इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया आपके सामने, IMF के मुआहदे के अंदर रहते हुए अवाम को बिजली का रिलीफ देना कोई आसान काम नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह नीचे जाएंगी और अवाम के लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन हमें ये पता है क्लैरिटी के साथ कि अब हमने उस बूम बस्ट साइकिल में नहीं पड़ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा। और जो ग्रोथ है वो आज भी हम बड़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रोथ अगर इम्पोर्ट लेड हुई, इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ हुई, मगर सर वो उस वक्त करेंगे ना जब सियासी इस्तेहकाम होगा, जब आपके अपने इत्तेहादी टीवी पे बैठकर कह रहे हैं कि जी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अवाम परेशान है, मईशत अच्छी नहीं हो रही। जो मर्जी कोई कहता रहे, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि महंगाई जो कि 38% पे थी आज वो 5% से नीचे, इसको तो कोई नहीं झुटला सकता। ये बहुत बड़ी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो ओवरऑल जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हमारे 16 अरब को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये आपके पास एक्सपोर्ट कवर जो है, इंपोर्ट कवर जो है वो 2 महीने से ऊपर का है, तो इसको भी कोई नहीं झुटला सकता। क्रेडिट रेटिंग मूडीज फिच की अगर बेहतर हुई है तो इसको भी कोई नहीं झुटला सकता। आज अगर हमने प्राइमरी सरप्लस किया है तो उसको भी कोई नहीं झुटला सकता। तो इन चीजों से तो अवाम मुस्तफीद हो ही रही है ना। मैंने मगर सवाल ये है ना, सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ कर्ज की वजह से मोहम्मद साहब, या ये वाकई हुकूमत की परफॉर्मेंस है? और एक अच्छी खबर बता दूं यहाँ पर कि अमेरिकी सदर ने टैरिफ वाले मामले को 90 रोज के लिए मौखर कर लिया है। जी सेनेटर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। जी जी, ये अभी आई है। जी जी। सेनेटर साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? सेनेटर साहब तक आवाज नहीं जा रही। जनाब नादिर आप फरमाइए, ये हुकूमत तो कह रही है जी हमने मईशत, जी जी नादिर साहब आप बताइए कि ये हुकूमत तो कह रही है बड़ा, आवाज आ रही है? आप बोले। जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। वो तो कह रहे हैं जी कोई, ये तो रोज़े रोशन की तरह हकीकत है कि हमने किस तरह से इकॉनमी को टर्न अराउंड किया है। आप कुछ भी बोलते रहें, ये आपके सियासी फ़ायदे के लिए है, तो आप सियासी फ़ायदे को इसके लिए को आप यहाँ पर मुकद्दम जान रहे हैं कौमी मुफाद के ऊपर। नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अभी की हुकूमत नहीं, जो पीटीआई की भी हुकूमत थी उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो फर्स्ट स्पीच थी, पहली दफ़ा वो MNA बने थे, पहली दफ़ा जब फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने खिताब किया था तो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को भी कहा था कि हालांकि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं मगर पाकिस्तान की हक में, पाकिस्तान की आवाम की
फलाह और बहबूद के लिए कोई भी आप इकदाम उठाएंगे तो उसको ना सिर्फ हम सराहेंगे पर उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी भी वही हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सबसे पहले, मैंने ऑलरेडी इस शो में बिल्कुल अग्री किया कि एक जो फ्री फॉल में लग रहा था इकोनॉमी 2022 से पहले, 2018 से लेकर 2022, अभी अल्लाह का शुक्र है वो सर वक्त मेरे पास खत्म हो गया। नादिर कबूल साहब बहुत शुक्रिया ने शिरकत की। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तक आवाज़ नहीं जा रही थी वरना उनसे भी बात होती। राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान का सबसे प्राइम मसला।